नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, फिजिक्स की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे नोड एनालिसिस थ्योरम। बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर का इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स चल रहा है, जिसमें हमने नेटवर्क थ्योरी का अध्ययन कर लिया है, किरचॉफ लॉ के बारे में भी पढ़ लिया है और किरचॉफ नियम की सहायता से जटिल परिपथों का विश्लेषण या उसका सरलीकरण कैसे किया जा सकता है, ये हम अध्ययन कर चुके हैं। लास्ट क्लास में हमने लूप एनालिसिस पढ़ा था। क्या पढ़ा था? लूप एनालिसिस। लूप एनालिसिस यानी कि लूप विश्लेषण परिमेय किरचॉफ के द्वितीय नियम पर आधारित है, यानी कि ये उसके वोल्टता नियम पर आधारित है। उसके द्वारा हमने एक लूप लिया, उसमें करंट का मान याद किया। आज हम जो उसकी सेकंड परिमेय है नोड एनालिसिस थ्योरम, उसका अध्ययन करेंगे। जो सेकंड परिमेय हमारी है नोड विश्लेषण परिमेय, इसका अध्ययन हम आज करेंगे। नोड विश्लेषण, सबसे पहले हमारे को पता होना चाहिए कि नोड क्या होता है। ये तो सभी को पता होगा कि नोड क्या होता है। किसे कहते हैं नोड? फेवरेट पढ़ा होगा ना आपने। दो या दो से अधिक शाखाओं से निर्मित, यानी कि ऐसा बिंदु जहां पर धारा का विभाजन हो, यानी कि दो या दो से अधिक शाखाएं एक जगह मिल रही हो, उसे क्या कहते हैं? नोड पॉइंट। यानी कि जहां पर धारा का विभाजन हो उसे क्या कहेंगे? नोड कहते हैं। नोड का पता चल गया। अब नोड विश्लेषण परिमेय किस पर आधारित है, कौन से नियम पर आधारित है, किस तरह से ये वर्क करती है, तो ये इसका सर्किट डायग्राम है। इसमें हमने प्रतिबाधा के स्थान पर प्रवेश्यता का यूज किया जाता है। और प्रवेश्यता कैसे कहते किसे हैं कि प्रतिबाधा का जो व्युत्क्रम फलन होता है वो प्रवेश्यता कहलाता है। जो नोड विश्लेषण थ्योरम है वो किरचॉफ के प्रथम नियम पर आधारित है। किस पर है? किरचॉफ के प्रथम नियम पर आधारित है। इसके द्वारा नोड बिंदु या नोड संधियों पर वोल्टता या विभवांतर का मान ज्ञात किया जाता है। किसका? वोल्टता या विभवांतर का मान ज्ञात किया जाता है। इस विधि में प्रवेश्यता का उपयोग किया जाता है। माना इसमें हमने दो या दो से अधिक शाखाएं ली। एक बिंदु तो नोड बिंदु कौन सा होगा? माना ये बिंदु क्या है? ए। दूसरा बिंदु कौन सा है? नोड बिंदु माना बी है। इस परिपथ में हम किसका उपयोग करते हैं? प्रवेश्यता का, यानी कि y1, y2, y3 और किस किस का उपयोग करेंगे? y4 और y5। y4, y5 ये क्या है? वोल्टता E। अब क्या? अब करंट का प्रवाह, यानी कि करंट धारा का कौन कौन सी शाखा में प्रवाहित हो रही है, तो वहां जो इससे पहले हमने लूप एनालिसिस थ्योरम पढ़ा था उसमें कंप्लीट लूप के लिए करंट ली थी। इसमें हम नोड पढ़ रहे हैं तो नोड के लिए, यानी कि ये शाखा यहां से स्टार्ट है और यहां तक, इसके बीच में कौन सी करंट होगी, यानी कि ये करंट आई, एक शाखा हो गई।
दूसरी शाखा यहां से यहां तक है, तो ये करंट कौन सी होगी, I2 होगी। इसी प्रकार ये जो करंट इस शाखा के लिए होगी ये I3 करंट होगी। इस शाखा के लिए I5, इस शाखा के लिए I4। ये करंट यानी कि प्रत्येक शाखा के लिए धारा का मान डिनोट कर दिया, I1, I2, I3, I4 और I5। तो इसमें कैसे लिखेंगे थ्योरी कि यह विश्लेषण परिमेय किरचॉफ के प्रथम नियम पर आधारित है। इसके द्वारा वोल्टता यानी कि नोड बिंदु या संधि बिंदु पर वोल्टता या विभवांतर ज्ञात किया जाता है। इसमें तीसरा बिंदु क्या लिखेंगे, प्रतिबाधा के स्थान पर प्रवेश्यता यूज ली जाती है। और हम जानते हैं कि प्रतिबाधा का व्युत्क्रम फलन जिसे हम प्रवेश्यता कहते हैं, इसे किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, प्रवेश्यता को y के द्वारा। किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, y के द्वारा। अब इसमें क्या क्या लिखेंगे, पहला बिंदु यह है किरचॉफ नियम, किरचॉफ के प्रथम नियम पर आधारित है। यह किरचॉफ के प्रथम नियम पर आधारित है। इस परिमेय में प्रवेश्यता का उपयोग किया जाता है। प्रवेश्यता का उपयोग किया जाता है। तीसरा बिंदु क्या लिख सकते हैं कि नोड बिंदु या इस परिपथ के नोड बिंदु या संधि बिंदुओं पर वोल्टता और उनके मध्य विभवांतर ज्ञात किया जाता है। इस परिपथ के द्वारा ये इस परिपथ में नोड या संधि बिंदुओं पर वोल्टता तथा उनके मध्य विभवांतर ज्ञात किया जाता है। विभवांतर ज्ञात किया जाता है। ये तीन बातें हैं। ये तो होगी इसकी मुख्य बातें जो कमीशन एग्जाम में भी पूछ ली जाती है। अब इसमें जैसे भाई 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया कि नोड विश्लेषण परिमेय, किरचॉफ की नोड विश्लेषण परिमेय को समझाएगा, तो यहां तक पर्याप्त नहीं रहेगा। उसके बाद आपको जो सर्किट डायग्राम आपका है उसका विश्लेषण देना पड़ेगा कि इसमें यह एक ऐसा परिपथ होता है जिसमें y1, y2, y3, y4, y5 प्रवेश्यता का उपयोग किया जाता है तथा इसमें जो करंट प्रवाहित होने वाली यानी कि प्रथम शाखा में प्रवाहित होने वाली धारा I1, द्वितीय शाखा में I2, तृतीय शाखा में I3, फोर्थ शाखा में I4 एंड I5 धारा का प्रयोग किया जाता है तथा यह परिपथ बैटरी के द्वारा कनेक्टेड है। और इसमें इस बिंदु को ग्राउंडेड यानी कि एक संधि बिंदु O भी मान लिया जाता है। ठीक है, वोल्टता के मान जब याद करेंगे उसमें काम आएगा। अब हम जानते हैं ओम के नियम से V इक्वल टू क्या होता है, आई आर। यहां I के स्थान पे क्या काम ले रहे हैं, क्या लिया था, आई जेड। और हमने भी पढ़ा है कि जेड बराबर क्या होता है, 1/I, 1/Y। जेड के स्थान पे हो गया। अब यहां से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, I की वैल्यू निकाले तो I बराबर क्या हो जाएगा, V डॉट Y हो गया। V यानी कि जो वोल्टता जो उनके मध्य विभवांतर होगा वो, और डॉट Y क्या है, प्रवेश्यता जो हम यहाँ उपयोग में ले रहे हैं। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो, ओम के नियम से हम जानते हैं V इक्वल टू आई आर होता है, V इक्वल टू आई जेड। जेड प्रतिबाधा लूप विश्लेषण परिमेय में काम लिया था, प्रतिबाधा के स्थान पे यहाँ प्रवेश्यता काम लेते हैं, तो V नॉट जेड इक्वल टू क्या होता है, क्योंकि
Z बराबर 1/y, यानी कि प्रतिबाधा का जो व्युत्क्रम फलन होता है वही प्रवेश्यता कहलाता है। तो यहाँ तक किसी की कोई दिक्कत है? ये जो नीचे लिखा है I = v.y, ये प्रवेश्यता है ओम के नियम के रूप में। क्या है ये? प्रवेश्यता है ओम के नियम के रूप में। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। अब यहां से हम I1, I2, I3, I4 की वैल्यू निकाले तो कैसे निकालेंगे भाई? ये तो E हो गया, करंट का धारा पॉजिटिव टू नेगेटिव है। ये क्या होगा? EA, ये कौन सा बिंदु होगा? EA। ये कौन सा बिंदु होगा? EB। अभी हम देख रहे हैं I1 निकालेंगे तो V क्या आएगा? यहां से E, यानी कि इधर से पॉजिटिव जा रहा है और इधर ये A है, तो ये क्या हो जाएगा? E - EA। I1 = E - EA डॉट Y1 का काम लिया। I1 बराबर क्या होगा? E - EA, यानी कि वोल्टता का जो विभवांतर है उनके मध्य जो अंतर है वो क्या होगा? E - EA। एक बिंदु ये है, दूसरा EA है, तो दोनों का अंतर E - EA। एक शाखा की बात हो गई, उसमें I1 निकाल ली। अब दूसरी शाखा यानी कि यहाँ और इसमें I2 निकालेंगे तो I2 क्या होगा? EA - EB डॉट Y2। I2 क्या हो गया अपना? I2 = EA - EB डॉट Y2। इसी प्रकार I3 आप निकालो भाई। I3 हम निकालेंगे तो I3 कहाँ है? ये बिंदु से इस बिंदु पे है, ठीक है। अब इधर तो ये है, लेकिन इधर क्या माना है? 0, तो ये क्या हो जाएगा? I3 = EA - 0 डॉट Y3। इसी प्रकार आपको I4 निकालना है और I5 निकालना है। I4 कहां से कहां तक है? I4 इस बिंदु B से लेके यहां तक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? EB - 0 डॉट Y4। I5 आप बताओ, I5 कहां से कहां तक है? यही तो है, यही तो शाखा है, यहां तक करंट आ रहा है, तो इसे भी क्या लिख सकते हैं? EB है उधर, -0 है डॉट Y5। इन समीकरणों में कोई दिक्कत भाई? I1, I2, I3, I4, I5 का मान याद करने में किसी को दिक्कत है क्या भाई? एक एक शाखा लेंगे जिसमें I1 प्रवाहित हो रही है, फिर V क्या है जो उनके मध्य विभवांतर है वो निकाला, वोल्ट का E है इधर, उधर EA है। तो हम जानते हैं कि करंट का फ्लो उच्च से निम्न की ओर होता है, तो E - EA डॉट जो Y है वो कौन सी है? Y1 है। I2 के लिए लेंगे तो Y2 हो जाएगा, I3 के लेंगे तो Y3 हो जाएगा, I4 के लिए लेंगे तो Y4 हो जाएगा। यहां तक किसी की कोई दिक्कत हो? ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि ये जो संधि बिंदु दिए गए A और B, तो संधि बिंदु A पर, इस पर संधि बिंदु A पर, संधि बिंदु A पर धारा क्या होगी? यानी कि संधि बिंदु ये है, इस पे कौन कौन सी धारा काम कर रही है? I1 भी है, I2 भी है, I3 भी है। तो I1 तो पॉजिटिव है, I2 से कम हो रही है यानी कि निम्न, ठीक है। I3 इसी प्रकार से क्या लिख सकते हैं? I1 - I2 - I3 = 0 लिख सकते हैं ना। संधि बिंदु A पर धारा का मान क्या होगा? I1 - I2 - I3 = क्या होगा? 0 होगा। इस प्रकार इन धाराओं के मान हम प्रयुक्त करेंगे तो I1 का मान क्या है? E - EA, Y1 - EA - EB
डॉट y2 माइनस ई ए माइनस 0 डॉट y3 इक्वल टू 0। अब इनका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ई डॉट y1 माइनस ई ए डॉट y1 माइनस ई ए डॉट y2 माइनस माइनस प्लस ई बी डॉट y2 माइनस ई ए डॉट y3। अब जो कॉमन है उसको कॉमन लिख सकते हैं। ई ए किस किस में है, इसमें ई ए, तो ई ए को कॉमन लिया, नेगेटिव चिन्ह साथ है तो ई ए कोष्टक में हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3, यही हुआ। और क्या बच गया, प्लस ई बी डॉट y2 प्लस ई y1। अब ई y1 वाले टर्म को पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई ए y1 प्लस y2 प्लस y3, ये पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, ई बी डॉट y2 इक्वल टू ई y1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये समीकरण हमारे को प्राप्त होती है। भाई यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत हो तो वो बताए। संधि बिंदु ए पर हमने धारा का मान यानी कि I1 माइनस I2 माइनस I3 इक्वल टू 0 होता है। I1 की वैल्यू रखी, I2 की वैल्यू पुट की, I3 की वैल्यू पुट की, तीनों वैल्यू रखने के बाद हमने इसका सरलीकरण किया। सरलीकरण करने के बाद जो समीकरण प्राप्त होती है वो समीकरण नंबर 1 प्राप्त होती है। अब इसी प्रकार हम संधि बिंदु बी पर पढ़ेंगे। किस पर, संधि बिंदु बी पर। करंट क्या क्या होगी संधि बिंदु बी पर, एक तो कौन सी है I2, I4, I5, तो क्या समीकरण बन जाएगी हमारे पास, I2 माइनस, I2 तो पॉजिटिव है, अब बाहर कौन सी निकल रही है I4 माइनस I5 इक्वल टू 0। I2 I4 I5 का मान रखेंगे तो I2 की वैल्यू क्या है, EA माइनस EB डॉट Y2, यही है I2 की वैल्यू। I4 की वैल्यू क्या है, EB माइनस 0 डॉट Y4 माइनस EB माइनस 0 डॉट Y5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब कोष्टक यानी कि इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे, EA डॉट Y2 माइनस EB डॉट Y2 माइनस EB डॉट Y4 माइनस EB डॉट Y5 इक्वल टू 0। कॉमन क्या दिख रहा है, इसमें क्या कर सकते हैं, कॉमन क्या दिख रहा है हमारे को, कॉमन EB, ठीक है, तो EB यहां से कॉमन लेंगे तो EA डॉट Y2 माइनस EB यहां से कॉमन लिया तो Y2 माइनस Y4 माइनस Y5 और कॉमन बाहर ही ले लिया, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब इसका पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, EA Y2 इक्वल टू EB Y2 माइनस Y4 माइनस Y5, यही होगा। अरे भाई यही होगा ना, तो समीकरण क्या बन जाएगी हमारी, इधर यदि बाहर माइनस का चिन्ह लिया है तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 प्राप्त होती है। ठीक है, यदि पक्षांतरण नहीं करते हैं तो समीकरण नंबर 2 यहां तक है, पक्षांतरण कर देते हैं तो नीचे। समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि जो EA और EB के मान वो अज्ञात है। क्या है, EA और EB के मान अज्ञात है, तो ये हम इसमें I1 I2 I3 और Y2 Y3 Y4 आदि के मान याद करके इनका हल निकाल सकते हैं। यही नोड परिमेय कहलाती है या यही नोड विश्लेषण परिमेय है। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक बार आप घर दोबारा देखना इनको
यदि कोई बात समझ में नहीं आती है तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर से एक बार इसको बता देंगे।